हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक सोशियोलॉजी के। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने पहले भी सोशियोलॉजी की तमाम क्लासेस ली हैं और इस क्लास के माध्यम से हम सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है MBPSC मेंस में टॉपिक है आज का किनशिप, नातेदारी। नातेदारी किनशिप। नातेदारी, ठीक। ये शब्द तो आपने बहुत बार सुना है, नातेदारी शब्द। इस शब्द से आप परिचित भी हैं, पहले भी कई बार इस शब्द के बारे में आप सुन चुके हैं। मेरी आवाज क्लियर है आप सब लोगों को? वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है, आई होप। तो इस शब्द से आप पहले ही परिचित हैं, चूंकि किनशिप एक ऐसा शब्द है, या हिंदी में इसको नातेदारी ऐसे बोलूं, जो अक्सर समाज में रोजमर्रा के जीवन में लोगों के द्वारा इस शब्द का कहीं ना कहीं प्रयोग तो किया जाता है। भाई ये मेरा नातेदार है, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा तो उससे क्या नाता है, मेरा तो उससे क्या वास्ता है, मेरा और तुम्हारा नाता ही क्या है, मेरा और तुम्हारा संबंध ही क्या है, मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है। अधिकांशतः नातेदारी शब्द की जगह आजकल लोग रिश्तेदारी शब्द का प्रयोग ज्यादा करने लगे हैं, रिश्ता, ठीक। लेकिन अगर आप असल में इन डेप्थ जाओगे और थोड़ा सा सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मीनिंग को समझने का प्रयास करोगे तो आपको रिश्तों और नातों में कोई बहुत ज्यादा अंतर समझ में आएगा नहीं, ठीक। बहुत ही कोई शाब्दिक अर्थ हो सकता है, ग्रामेटिकल कोई मीनिंग इसका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप ओवरऑल क्रक्स देखोगे सोशियोलॉजी के परिप्रेक्ष्य से अगर इस वर्ड को समझने का प्रयास करोगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी बिग डिफरेंस इन दीज टू वर्ड्स, चाहे आप वो रिश्ता कह लो या फिर आप नाता। हाँ, एक बात जरूर है कि जो नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम रक्त संबंधी नातों की भी बात करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम समाजशास्त्र में समरक्त संबंध कहते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशंस, ठीक। और एक दूसरा वर्ड है, एक दूसरी जो नातेदारी की, वो है वैवाहिक संबंध। दूसरा आपको समझ में आएगा, वो है वैवाहिक संबंध, ठीक। है ना, मैरिटल रिलेशनशिप या मैरिज की हम बात करें, ठीक है। विवाह, वैवाहिक संबंधों में ब्लड रिलेशन शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वैवाहिक संबंध जो होते हैं उसमें ब्लड रिलेशन शामिल नहीं होता है। जैसे मान लो पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के नातेदार हैं, दोनों में आपस में संबंध है। माता और पिता, आपके जो आपका आपके माता के साथ संबंध और आपका आपके पिता के साथ जो संबंध है, या दो भाई बहनों का जो आपस में संबंध है, वो संबंध कैसा है, वो रिश्ता कैसा है, वो संबंध भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो संबंध भी कैसा कहलाता है, उसको भी हम कह सकते हैं कि ये समरक्त संबंध है। लेकिन पति पत्नी के बीच में संबंध समरक्त संबंध नहीं है, ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना। और भाई बहन के बीच में जो संबंध है, जो भाई बहन के बीच में जो संबंध है, वो कैसा संबंध है, वो ब्लड रिलेशन है। मम्मी यानी मदर और पुत्र के बीच में, मदर और उसके सन डॉटर के बीच में जो संबंध है, वो कैसा संबंध है, सर वो भी रिलेशन कैसा है, ब्लड रिलेशन है। सास और बहू का जो संबंध है वो कैसा संबंध है, वो ब्लड रिलेशन नहीं है। सास और बहू के बीच में जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं वैवाहिक संबंध। सास ससुर के बीच में, सास और ससुर या ससुर और बहू के बीच में जो संबंध है, देवर और भाभी के बीच में जो संबंध है, वो ब्लड रिलेशन नहीं है, वो वैवाहिक संबंध है।
जीजा और साले के बीच में जो संबंध है, जीजा या साली के बीच में जो संबंध है, वो ब्लड रिलेशन नहीं है। वो कैसा संबंध है? वो वैवाहिक संबंध है। यानी कुल मिलाकर नातेदारी एक संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है, नातेदारी सामाजिक संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हमको समरक्त संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों दिखाई देते हैं, या दोनों की उपस्थिति यहां पर दर्ज होती है। वैसे अगर आप समाज शास्त्र के अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं और समाज की बुनियादी परिभाषा को अगर आप समझोगे तो समाज की बुनियादी परिभाषा या समाज शास्त्र की बुनियादी परिभाषा ही कहती है समाज में रहने वाले लोगों के बीच में संबंधों के अध्ययन को ही हम समाज शास्त्र कहते हैं। समाज में रहने वाले लोगों के मध्य, समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो संबंधों का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन इज कॉमनली नोन एज अ सोसाइटी और सोशोलॉजी। हाँ, ये बात जरूर है कि सामाजिक संबंधों का जो जाल है बड़ा जटिल जाल है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। मैकाइवर ने भी इस बात को बोला है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज में जो बनने वाले जो संबंध हैं, सामाजिक संबंध, इन्हीं सामाजिक संबंधों के जटिल जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। और ये संबंधों का जटिल जाल दोनों रूप में बनता है। संबंधों का जो जटिल जाल है वो दोनों रूप में बनता है। समझ में आ रही बात क्या? तो एक तो वैवाहिक संबंध के रूप में बन जाता है और एक रक्त संबंध के रूप में बन जाता है। जो रक्त संबंध के रूप में बन जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम समरक्त संबंध कहते हैं। कई बार अधिकांशतः इसके लिए एक और शब्द का भी प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए ना नातेदारी का प्रयोग किया तो सगोत्र संबंध एक वर्ड इसके लिए यूज हो जाता है, या एक वर्ड यूज हो जाता है सपिंड संबंध भी यूज हो जाता है। तीसरा मैंने आपको समरक्त संबंध का आपको एग्जांपल मैंने यहां पर दे ही दिया है। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये अगर हम वैवाहिक संबंधों की यहां पर बात कर रहे हैं तो यानी अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है? ब्लड रिलेशन तो नहीं है। ठीक। पत्नी के पूरे परिवार और पति के पूरे परिवार के लोगों के बीच में जो संबंध होगा वो भी ब्लड रिलेशन नहीं होगा। पत्नी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का उस पति के साथ संबंध ब्लड रिलेशन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कैसा संबंध है? वो मैरिटल, यानी वो मैरिज के परिणाम स्वरूप जो संबंध तैयार हुआ है, और इसी के परिणाम स्वरूप संबंधों का दायरा धीरे 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 बढ़ता जाता है। अब एक बात, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बड़ा जरा ध्यान से समझाना चाहूंगा आपको कि जो समाज शास्त्र है ना, इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत, ध्यान सुनिएगा, इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रमुख जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो तीन हैं। पहला मैं बोलूंगा जो सबसे आधारभूत संस्था है वो है विवाह। दूसरी जो आधारभूत संस्था है वो है परिवार, और तीसरी जो आधारभूत संस्था है वो है नातेदारी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, एमपीपीएससी ने जब सोशियोलॉजी अपने सिलेबस में ऐड किया, एमपीपीएससी ने सोशियोलॉजी जब अपने सिलेबस में ऐड किया तो उसने पहले जो पुराना वाला सिलेबस था, मतलब सिलेबस तो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसके पहले जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें दो ही आपके सिलेबस में उल्लेख था, एक विवाह और दूसरा परिवार। परिवार के बारे में भी डिटेल नहीं था, मेनली उसने एक संस्था दे रखी थी विवाह, लेकिन अभी विवाह के साथ परिवार भी है और नातेदारी भी है। विवाह के साथ उसने परिवार को भी इसमें शामिल किया, नातेदारी। अब ये तीन प्रमुख आधारभूत संस्थाएं हैं, ध्यान सुनिएगा, ये जो तीनों संस्थाएं दिख रही हैं ये सोसाइटी की तीन प्रमुख आधारभूत संस्थाएं हैं। अब उसमें जो तीन प्रमुख आधारभूत संस्थाएं हैं, इन तीनों संस्थाओं का उद्देश्य कहीं ना कहीं, इस बात को समझिएगा, इन तीनों आधारभूत संस्थाओं का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है,
तीन जो बेसिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ठीक, सुनना जरा ध्यान से। विवाह, परिवार और नातेदारी, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। इसमें से हमेशा याद रखिएगा कि जो मैरिज है वो एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूट है। इट इज एन फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। मैरिज इज एन फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी का एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इसी से फैमिली और फैमिली के साथ साथ इसी से किनशिप का विकास हुआ है। आप सोचो, मैरिज से ही तो फैमिली और फिर फैमिली के साथ साथ फिर किनशिप का विकास हुआ है। क्लियर? तो मैंने आपको एक बेसिक बात बताई अबाउट द किनशिप। आइए थोड़ा सा और इसके विस्तार में जरा डिटेल में और चर्चा करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, नातेदारी ऐसे व्यक्तियों का वर्ग है, ध्यान सुनिएगा, नातेदारी दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का वर्ग है जिन्हें रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध के आधार पर नातेदार या संबंधी मान लिया जाता है। ठीक, नातेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग है जिन्हें रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध के आधार पर नातेदार या रिश्तेदार, दोनों चीजें लिखी हुई हैं, ईदर ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, ठीक है। किनशिप इज अ कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल हु कैन बी कंसिडर रिलेटिव्स और द फैमिली मेंबर्स बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, ऑन द और द मैरिटल स्टेटस और द मैरिटल टाइज, वैवाहिक संबंधों के आधार पर या फिर वैवाहिक संबंधों के साथ साथ आप ब्लड के रक्त संबंधों को व्यक्त करने के लिए हम समाजशास्त्र में किस वर्ड का यूज करते हैं? समरक्तता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया? रक्त संबंधों को सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में व्यक्त करने के लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं समरक्तता। विवाह से होने वाले संबंधों को व्यक्त करने के लिए हम वैवाहिक संबंध शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए माता और पुत्र पुत्री, भाई और बहन, पिता पुत्र पुत्री के बीच जो संबंध है कैसा है? वो सर ब्लड रिलेशन है। जबकि ससुर सास, वधू दामाद के बीच का संबंध कैसा है? कैसा संबंध है? ध्यान रखिएगा। ये इसलिए हम कहते हैं इन लॉज शब्द का मतलब जानते हैं क्या है? जो वर्ड यूज किया जाता है इन लॉज, ये बेसिकली भारत का शब्द नहीं है। ये शब्द कहां से आया है? सर ये जो इन लॉज जो वर्ड है ना, ये आया है वेस्टर्न सोसाइटी से। बिकॉज वेस्टर्न सोसाइटी में मैरिज इज नॉट अ धार्मिक संबंध, है ना। हमारे हिंदू सभ्यता में तो, हम हिंदू रिचुअल्स में, हिंदू माइथोलॉजी में तो विवाह को हम धार्मिक संबंध मानते हैं ना। बट इन द वेस्टर्न सोसाइटी मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन, और एक इंस्टीट्यूशन में जहां पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वेस्टर्न सोसाइटी में इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्टर्न सोसाइटी में ये कानूनी संबंध है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, जहां पर दो लोग, पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ आते हैं, दोनों का विवाह होता है। विवाह होने के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर भी कर दिया जाता है कि वी बोथ आर एग्रीड अपॉन दिस एग्रीमेंट, कि हम अब आगे से साथ में रहेंगे। तो वेस्टर्न सोसाइटी में ये एक क्या है? कानूनी संविदा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई संविदा नहीं है विवाह। हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है, और धार्मिक विधि विधान और रिचुअल्स के साथ साथ होता है। आप यहाँ पर कानूनी रूप से विवाह नहीं करेंगे, चल जाएगा। आप कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, फिर भी आपकी मैरिज को कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, अगर आपने समाज में 100, 200, 500, 50 लोगों के बीच में बैठकर 7 फेरे लिए हैं, एक दूसरे को वरमाला डाला है, तब भी योर मैरिज विल बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। आपकी शादी को समाज में स्वीकृति मिल जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि अब आपको पासपोर्ट में नाम चेंज कराना है या कुछ अदर लीगल काम करना है, तो फिर उसके लिए आपको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपनी शादी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं भी रजिस्टर कराएंगे तो आपकी शादी को इंडियन सोसाइटी में कोई खारिज नहीं करेगा। इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी में मैरिज को सोसाइटी का अप्रूवल या सोसाइटी का एक ठप्पा लगना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, रादर देन केवल और केवल कानूनी दस्तावेज में हस्ताक्षर कर देने से। क्लियर है बात क्या? तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो इन लॉज वर्ड आया ये कहां से है? इन लॉज वर्ड आया वेस्टर्न सोसाइटी, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में क्या इन लॉज मतलब क्या हुआ? यहां पर कानूनी रूप से ये अगर कोई मेरी पत्नी है और उस पत्नी का जो फादर है या मदर है, कानूनी रूप से वो मेरे क्या है? इन लॉज है। इन लॉज यानी कानूनी रूप से वो मेरे मदर फादर है।
मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ब्रदर इन लॉज, ब्लड रिलेशन नहीं है मेरा उस ब्रदर के साथ, मेरा उस ब्रदर के साथ जो रिलेशन है वो इन लॉज, यानी कानूनी रूप से मेरा उसके साथ भाई का संबंध है, या कानूनी रूप से मेरा उसके साथ बहन का संबंध है, कानूनी रूप से माता पिता का संबंध है, उसको हम बोलते हैं इन लॉज। इस बात को याद रखिएगा। इज इट क्लियर नाउ? डन। आइए, नातेदारी के अन्य भी बहुत सारे नाम हैं। नातेदारी के अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम क्या है? अदर नेम्स ऑफ किनशिप, सगोत्रता, बंधुत्व, स्वजन। सगोत्रता, सगोत्र, हैविंग द सेम एनेस्ट्री, हैविंग द सेम एंसेस्ट्री, ठीक है, सगोत्र। जैसे कहते हैं कि कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र, सेम गोत्र हो गया, ठीक है। हालांकि सगोत्र विवाह भी वर्जित है, क्योंकि एक गोत्र के लोगों को आपस में भाई बहन भी मान लिया जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा सगोत्र विवाह वर्जित है। लेकिन मेरा जो गोत्र है, मेरा जो गोत्र है, मेरी बहन का भी क्या होगा? वही गोत्र होगा। तो उस प्रारूप में भी आप मेरे क्या हो गए? नातेदार हो गए। कई बार मैं आपको बता दूं कि अधिकांशतः रूरल एरियाज में एक गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, एक गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, यूजुअली ऐसा देखा गया है पुराने समय पे कि उनके बीच में आपस में विवाह होता ही नहीं था, लड़के लड़कियों के बीच। दूसरे गांव की लड़की का दूसरे गांव के लड़के के साथ शादी हुआ, क्योंकि उस गांव में रहने वाले सभी लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे का क्या मान लेते हैं? बंधुत्व है, सब में पैटर्निटी है, भाई बहन का रिश्ता है। हमारे गांव की जितनी भी लड़कियां सब हमारी बहन, हमारे गांव के जितने भी लड़के सब हमारे उन लड़कियों के भाई, ऐसा मान। इसलिए हरियाणा वगैरह जैसे राज्यों में ये जो खाप पंचायत, हालांकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी भी करार दिया, तो हरियाणा जैसे राज्यों में जो खाप पंचायत है, सर खाप पंचायत ने कहा कि सगोत्र विवाह तो पहले भी वर्जित ही है। और अगर आप एक गांव में रहकर, एक ही गांव में रहकर अगर दो लोग अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम करने के बाद शादी कर लेते हैं, तो खाप पंचायत उसको गैर कानूनी बता देता है। कहता है कि आपने समान गोत्र में विवाह किया, और अगर आपने समान गोत्र में विवाह किया तो ये अपवर्जित है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए जीजा साली का जो संबंध है, ये संबंध तो भारतीय समाज में इसको नाम दिया गया है ना, राइट? जीजा साली या जीजा साले का जो संबंध है, ये तो भारतीय समाज में इसको नाम दिया गया है। वेस्टर्न सोसाइटी में थोड़ी साली और साला होता है, वहां तो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ही होता है। सास और ससुर जो नाम है वो तो इंडियन सोसाइटी का नाम है ना। वेस्टर्न सोसाइटी में तो मॉम एंड डैड, ही इज माई मदर इन लॉ एंड ही इज माई फादर इन लॉ, शी इज माई मदर इन लॉ एंड ही इज माई फादर इन लॉ, राइट? तो ये नाम यहां पर दिया गया है, इसलिए यहां पर हम इन लॉज अब यूज होने लगा है। अंग्रेजी शब्द में उसको इन लॉ कहते हैं, क्योंकि आया कहां से? वेस्टर्न सोसाइटी से। गुड, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा यहां पर 3 स्वजन, रिलेटिव्स, इसको हम कहते हैं रिश्तेदार। जिसको हम क्या कहते हैं? रिश्तेदार, ठीक है। तो रिश्तेदार यानी जो रिलेटिव है ना, वही नातेदार। तो नातेदारी के अलग अलग नाम हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बंधुत्व व्यवस्था है ना, ब्रदरहुड सिस्टम, जैसे यहाँ पर जो अलग अलग नाम मैंने बताया, सगोत्र संबंधी है, सपिंड संबंधी है। चौथा, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये लोग हमारे क्या हैं? रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन सोशियोलॉजी में आप देखोगे तो चाहे वो नातेदारों की बात हो या रिश्तेदारों की बात हो या स्वजनों की बात हो, सबके लिए मर्म उसका एक ही है, सारे की सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है कि भाई चाहे नातेदारी हो, रिश्तेदारी हो, जो कुछ भी होगा ये तो नॉन ब्लड रिलेशन होगा। और जो नॉन ब्लड रिलेशन होता है निश्चित रूप से वो वैवाहिक संबंध होते हैं, और दूसरा फिर ब्लड रिलेशन। हाँ, पति पत्नी विवाह हो गया, अब उससे जो संतान उत्पन्न होगी, उन संतानों का और इन दोनों युगल का, इस युगल का जो संबंध है वो कैसा होगा? सर वो ब्लड रिलेशन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नातेदारी की अर्थ और एक बुनियादी परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो कि प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित हैं, अर्थात विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का ही निर्माण करते हैं। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इस लाइन में, जो बात मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई, एक बार इंग्लिश में देख। किनशिप रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, किनशिप रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स
who are connected based on the reproductive and actual ancestry, that is individual linked by blood or marriage form a kinship system. समझ में आई क्या बात? बड़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है। एक बार फिर से इसको मैं रीड करता हूं और बेहतर ढंग से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा जरा ध्यान से अच्छे से। मैंने आपसे एक बात कही सर, यहां पर मैंने आपको एक बात बोली, मैंने कहा कि नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है, व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है, व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है, जो कि प्रजनन और वास्तविक वंशावली, प्रजनन और वास्तविक वंशावली, जिसको हम ध्यान रखिएगा, जिसको हम सपिंड या सगोत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो नातेदारी से अभिप्राय व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था जो कि प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित, या तो प्रजनन के आधार पर और या फिर एक वंशावली जो चली आ रही है, या तो प्रजनन, जैसे माता पिता उनके बच्चे, अब उनके बच्चों के भी उनके बच्चे, उनके बच्चों के भी उनके बच्चे। जैसे मेरे जो दादी दादा हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा तो मेरी उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन मेरे दादी दादा के माध्यम से मेरे पिता की उत्पत्ति हुई और मेरे नानी नाना के माध्यम से मेरी मां की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और मेरे जो माता पिता हैं उनके माध्यम से फिर मेरी उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर आप वंशावली देखोगे तो मेरा संबंध मेरे दादी दादा के साथ भी है, मेरा संबंध मेरे नानी और नाना के साथ भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे दादी दादा के साथ जो मेरा संबंध है और मेरे नानी नाना के साथ जो मेरा संबंध है, वो कैसा रिलेशन माना जाएगा? वो ब्लड रिलेशन माना जाएगा। वो प्रजनन के आधार पर मेरे दादी दादा और मेरे नानी नाना के साथ जो संबंध है वो प्रजनन के आधार पर नहीं है, लेकिन हाँ वो वंशावली के आधार पर, या मेरे जो दादी दादा हैं उनके माता पिता और उनके भी माता पिता। इसलिए मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? सापिंड। सापिंड यानी हम मानते हैं कि पुराने जो 7 जो पीढ़ियां हैं पिता की तरफ की, 5 पीढ़ियां हैं माता की तरफ की, ये सब हमारे क्या होते हैं? पूर्वज कहलाते हैं। और सब आपस में क्या है? ये नातेदार हैं। और हिंदू धर्म में नातेदारों के बीच में विवाह अपवर्जित नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, राइट। तो वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित है, अर्थात विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित है। तो 2 चीजें हैं सर, एक तो है प्रजनन और दूसरा है वास्तविक वंशावली। व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की ऐसी व्यवस्था है जहां पर प्रजनन के आधार पर और वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित होते हैं, अर्थात विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अब मुझे बताओ, शुरुआत में मैंने आपको क्या एक बात बताई, मैंने क्या लिखा था यहां पर? मैंने लिखा था यहां पर, बताया था आप लोगों को, मैंने कहा कि भाई सुन लो इस बात को ध्यान से, कि जो मैरिज है ना, यही बेस है किसका सर? यही बेस है किनशिप का। क्योंकि किनशिप या तो प्रजनन प्रोडक्टिव सिस्टम या फिर वो एंसेस्ट्री, या तो प्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, या तो प्रजनन के माध्यम से होगा और या फिर वंशावली। लेकिन दोनों ही केस में काम कौन कर रहा है? काम तो मैरिज ही कर रही है ना। अरे मेरे दादी दादा का विवाह हुआ तो उससे मेरे पिता की उत्पत्ति हुई, मेरे पिता का मेरी मां जो है उनके साथ विवाह हुआ, ठीक, उससे मेरी उत्पत्ति हुई। तो अल्टीमेटली विवाह हुआ और उससे उत्पत्ति होती जा रही है, विवाह हुआ उससे उत्पत्ति होती जा रही है। हाँ, मेरे दादी और दादा के बीच में जो संबंध है वो संबंध ब्लड रिलेशन नहीं है। हर पीढ़ी में कुछ संबंध ऐसे हैं जो ब्लड रिलेशन नहीं है और कुछ संबंध ऐसे हैं जो प्रजनन के माध्यम से हैं, यानी वैवाहिक होंगे और कुछ प्रजनन के माध्यम से होंगे, जिसको हम रक्त संबंध कह रहे हैं। मेरे दादी दादा का आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे दादी दादा और मेरे में उनका जो संबंध है ब्लड रिलेशन है। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स और मेरा जो संबंध है ब्लड रिलेशन, मेरे पेरेंट्स और मेरा संबंध ब्लड रिलेशन है ही है।
लेकिन उसको भी ब्लड रिलेशन माना जाएगा। आप चाहो तो आप उसको ब्लड रिलेशन कह लो। सुनना जरा ध्यान से, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स हैं, और उसके बाद फिर मी। अब समझिए, मेरा इनके साथ जो संबंध है, यह संबंध कैसा है बताइए, यह संबंध कैसा है? ब्लड रिलेशन है। मेरा इनके साथ भी संरक्त संबंध है, यानी ब्लड रिलेशन है, या फिर इसको आप आनुवांशिक संबंध भी मान सकते हैं, एंसेस्ट्रल रिलेशन भी मान सकते हो आप। लेकिन मेरा और मेरे माता पिता के बीच में तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है। लेकिन जो अब ये लोग जो दो हैं, ये और ये, इनके बीच में जो रिलेशन है, ये तो मैरिटल टाइज है ना इनके बीच में। तो इनके बीच में भी कैसा है, ये दोनों मैं बताऊं अगर यहां पर आपको, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप देखो किसका है सर, ये मैरिटल टाइज का सिस्टम है। ठीक है, किसका सिस्टम है? मैरिटल टाइज का सिस्टम है। वैवाहिक संबंध के माध्यम से ही मेरे दादा दादी जुड़े हैं ना, माता पिता भी जुड़े हुए वैसे, लेकिन उनकी जो संतान है वो रक्त। मुझे लग रहा है ये बात आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट, स्पष्ट, क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक यार। ठीक है ना, आराम से समझो किसी भी टॉपिक को समझने में। पहली बात तो मैं कभी भी देखो, चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं या सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, दो ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं। ठीक, आप देखोगे यूपीपीसीएस चैनल पर मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, इस समय चल रही है, पहले भी कई बार पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे आप में से पहले पढ़ चुके हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ाने में कभी आई एम नॉट इन हरी, क्लियर? आई एम नॉट इन हरी बिकॉज आई एम द डिसाइपल ऑफ हरी। सो इफ somebody is a disciple of हरी, how can be somebody in हरी? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई एम द डिसाइपल ऑफ हरी, सो हाउ कैन आई बी इन हरी? ठीक है ना, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नातेदारी की प्रमुख अन्य परिभाषाओं पर और जरा चर्चा कर लेते हैं। एक तो परिभाषा ये होगी सर, एक और परिभाषा। अब रेडक्लिफ ब्राउन जो है, ये फेमस सोशियोलॉजिस्ट, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। ठीक है, सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परस्परात्मक संबंधों का आधार है। किनशिप इज एन एक्सेप्टेड डिसेंट रिलेशन ऑफ सोशल पर्पज। अब क्या क्या सोशल पर्पस हो सकते हैं? सबसे बड़ा सोशल पर्पस जो मुझे दिखाई देता है वो है संतानोत्पत्ति। सबसे बड़ा जो सोशल पर्पस मुझे दिखाई देता है वो क्या है? संतानोत्पत्ति। केवल संतानोत्पत्ति पर्पस नहीं है, लेकिन संतानोत्पत्ति के साथ साथ अगर आप हिंदू धर्म में देखोगे तो संतानोत्पत्ति के साथ साथ बहुत सारे धार्मिक कार्य भी हैं, जहां पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। भाई बहन दोनों का एक दूसरे के प्रति संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माता पिता का आपस में संबंध, और भी तमाम रिलेशंस हैं, देवर भाभी का संबंध, जीजा साली का संबंध। एवरी रिलेशन और एवरी किनशिप इन द सोसाइटी is fulfilling their social responsibilities. Either you can say social responsibility or the cultural responsibility, or apart from social and cultural, you can also say the religious responsibilities. Is it clear now? So, my dear students, रेडक्लिफ कह रहे हैं नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत, सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के पारस्परिक संबंधों का आधार है, इस बात को आप लिख सकते हैं। अब मान लो आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यदि आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इस परिभाषा को बड़े आसानी से 2 नंबर में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ?
right? So kinship is an accepted decent relation for the social purpose which forms the basis of traditional social relationship. Clear? And always remember, marriage is the institution. Marriage is the main social institution जिसके द्वारा आप families and kinship इन सब का development हो रहा है. Are you getting my point? Next, आगे बढ़ते हैं. सर अगला है एस.एल. शर्मा के अनुसार, ढेर सारी परिभाषाएं हैं, कोई भी परिभाषा आप देखें. एस.एल. शर्मा के अनुसार नातेदारी उस व्यवस्था का नाम है, नातेदारी उस व्यवस्था का नाम है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है. स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित कर, स्वजन वास्तविक हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं. खैर वास्तविक काल्पनिक छोड़ दीजिए आप, लेकिन मैं आपको बता दूं नातेदारी ना, देखो पति पत्नी के बीच में संबंध है, भाई बहन के बीच में संबंध है ना, और हर संबंध अपने आप में एक बड़ा विशेष है, पायस है ना, है कि नहीं है. और ये बेसिकली क्या करते हैं ना, जब संबंध बनते हैं तो उनको नियमित भी करना होता है. तो उस व्यवस्था का नाम है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करते हैं. ठीक. और मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, पूरी कंप्लीट सोसाइटी समस्त समाज और उसमें बनने वाले जो सामाजिक संबंध है, संपूर्ण समाज और उसमें बनने वाले जो सामाजिक संबंध हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द सोशल रूल. वो सभी के सभी किससे नियंत्रित हैं? किनशिप इज द सिस्टम दैट इज रेगुलेट्स द रिलेशनशिप अमंग द रिलेटिव्स. निर्धारित है ना कि किसके साथ विवाह हो सकता है, किसके साथ विवाह नहीं हो सकता, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है. पूरे इस दुनिया के सभी लड़के तो आपके भाई नहीं है, इस दुनिया की सभी लड़कियां तो आपकी बहन नहीं है. ऐसा होगा अगर पूरी दुनिया के सभी लड़के आपके भाई है, सभी लड़कियां आपकी बहन हो गई, तो फिर शादी कैसे होगी आपकी, विवाह कैसे होगा? अगर आप इंडिया में रह रहे हो, किसी दूसरे सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं इंडिया में की बात कर रहा हूं. इंडिया में आप कैसे करोगे? और इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया, हालांकि मैं इंडिया में भी बताऊं तो बहुत सारे ट्राइब्स ऐसी हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं जहां आपस में सगे संबंधों के बीच में विवाह हो जाता है. बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं इंडिया में. जैसे मान लीजिए कोई पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी कारणवश पत्नी को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो अब उनको संतान चाहिए. तो ऐसा होगा कि वो जो उसकी जो बहन है, यानी पत्नी की जो बहन है, उसकी बहन का उसके साथ फिर से विवाह करा दिया जाएगा. कुछ कुछ जातियों में ऐसा है, और उससे संतान उत्पत्ति होगी ताकि वो बाहर ना जाए. मृत्यु हो गई मान लीजिए पति पत्नी में से किसी, मान लीजिए पत्नी की मृत्यु हो गई, तो पति का विवाह उसी पत्नी की छोटी बहन के साथ, यानी जो उसकी साली है उसके साथ करा दिया जाएगा. इसको हम कहते हैं सोरोरेट. आपने दो विवाह सुने होंगे, सोरोरेट एंड लेविरेट, देवर भाभी विवाह या जीजा साली विवाह. ठीक है ना, ऐसा भी होता है. यानी पति की डेथ हो गई, तो पति की डेथ हो गई तो उस पत्नी का जो जिसके पति की डेथ हुई है, उसका विवाह, उस पत्नी का विवाह कर दिया जाएगा उस व्यक्ति के जो मर गया है उसके छोटे भाई के साथ. इसको हम देवर भाभी विवाह कहते हैं. तो ऐसा भी होता है. ठीक है ना, लेविरेट एंड सोरोरेट जैसी प्रथाएं भी प्रचलित हैं. लूसी मेयर, फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट तो नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बंधुत्व में सामाजिक संबंधों का जैविक संबंधों में व्यक्त किया जाता है. बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है. किनशिप एक्सप्रेस सोशल रिलेशनशिप इन द बायोलॉजिकल टर्म्स. तो ये परिभाषाएं हैं. अब नातेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं? आप तो परिभाषा 2 नंबर पूछा जाएगा, आप बता देंगे सर 2 नंबर में परिभाषा, बड़े आराम से आप बता सकते हैं. मुझे लग रहा है इसमें कोई कठिनाई समस्या नहीं होगी. बता सकते हैं कि नहीं? इसी तरीके से आगे बढ़ोगे आप तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किनशिप. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किनशिप. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किनशिप, है ना. नातेदारी का आधार क्या है? सबसे पहले तो आधार, बेस क्या है सर? बेस क्या है किनशिप का? मैरिज रिलेशंस. मैंने आपको बताया, देखो भाई, जो गैर रक्त संबंध है ना, समरक्त संबंधों के अलावा जो गैर रक्त संबंध है ना, उसमें भी आधार मैरिज ही है. जो समरक्त संबंध है उसमें तो आधार मैरिज, जो वैवाहिक संबंध है उसमें आधार तो मैरिज है ही, लेकिन जो रक्त संबंध है ना, जो ब्लड रिलेशन है, उसमें भी आधार क्या है? उसमें भी आधार मैरिज ही है. ध्यान रखिएगा इस बात को. ठीक. तो नातेदारी का आधार विवाह संबंध, बेसिस ऑफ किनशिप
मैरिज रिलेशंस, समाज द्वारा स्वीकृत नंबर 1। दूसरा क्या, समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। किनशिप इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। यार एक बात बताइए, हस्बैंड एंड जो वाइफ है, जो पति पत्नी है, वो दोनों क्या है एक दूसरे में, बताएं जरा। दिस रिलेशन एक्सेप्टेड बाय द दिस रिलेशन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। हाँ जी, यस और नो। ठीक है, नातेदारी में गोद लिए हुए बच्चे को भी सम्मिलित करते हैं। ठीक, जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उसको भी नातेदारी, क्यों नहीं शामिल करेंगे भाई। चलो ठीक है, गोद लिया हुआ बच्चा है, गोद लिया हुआ बच्चा है, वो प्रजनन कार्य द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन वो उत्पन्न हुआ, ठीक, पैदा हुआ। अब उसके माता पिता कौन होंगे, जिन्होंने उसको गोद लिया है। उसके दादा दादी कौन होंगे, उनके माता पिता उसके दादा दादी होंगे। समझ में आ रही बात क्या, क्लियर है ना। तो गोद लिए हुए बच्चों को भी किनशिप के दायरे में रखा जाता है। मान लीजिए बहन हुई, 2 लड़कियां पैदा हुई, किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा, तो उसने पता चला पुत्र को गोद ले लिया। या मान लीजिए 3 पुत्र हैं, उसको लग रहा है कि यार एक पुत्री होनी चाहिए, एक डॉटर होनी चाहिए, उसने डॉटर को अडॉप्ट कर लिया। समझ रहे हैं, एक लड़की को उसने अडॉप्ट कर लिया। तो अब जिस लड़की को अडॉप्ट किया और ऑलरेडी जो 2 एग्जिस्टिंग ब्रदर हैं वो आपस में क्या हो गए, कैसा संबंध है उनमें, नातेदारी है ना, याद रखिएगा। अगला, नातेदारी में सामाजिक स्वीकृति के आधार पर भिन्न भिन्न समाजों में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं। सामाजिक स्वीकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, आधार पर भिन्न भिन्न समाजों में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं। हर नातेदारी का एक नियम है। जैसे मैंने आपको बताया कि पति पत्नी का संबंध है, अब कौन व्यक्ति पति बनेगा, कौन पत्नी बनेगा, इसके लिए भी सोसाइटी ने नियम निर्धारित करे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हस्बैंड जो, ये जो पति और पत्नी है, इनके लिए कुछ रूल हैं। जैसे कास्ट बेस्ड मैरिज, ठीक है। दूसरा है रिलीजन बेस्ड मैरिज। तीसरा, हिंदी में उसको बोलते हैं, जैसे जो सपिंड विवाह है, ये मना है। चौथा है जो सगोत्र विवाह है, ये भी मना है। सपिंड विवाह भी मना है, मना का मतलब ये नहीं है कि आप कर लोगे तो आपको दंड मिल जाएगा। आपको मैं सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो नियम है, उसकी बात कर रहा हूं। लीगल बात करोगे तो फिर ये सब कुछ भी मना नहीं है। आप सपिंड विवाह करो, चाहे सगोत्र विवाह करो, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार दोनों ही अपराध के दायरे से बाहर है। हिंदू मैरिज एक्ट को छोड़ दो, आप यदि स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करते हो, स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1953, उसके अनुसार भी कोई अपराध नहीं है। 1953 या 54 है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या है, नॉर्म्स है, रूल्स है। इसी रूल्स के मुताबिक फिर शादियां होती हैं। तो मैरिज जो रिलेशन है, पति पत्नी का जो संबंध है, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सम रूल्स, किसी नियम के द्वारा वो भी निर्धारित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नातेदारी में सामाजिक स्वीकृति के आधार पर भिन्न भिन्न समाजों में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं। किनशिप सिस्टम हैव डिफरेंट रूल्स इन वेरियस सोसाइटीज बेस्ड ऑन द सोशल एक्सेप्टेंस, राइट। नातेदारी व्यवस्था सरलतम व्यवस्था, समझना व्यक्त करना इसको आसान होता है। इट इज इजी टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन 2 पीपल। ये मेरी बुआ है, ये मेरे फूफा है। मेरी बुआ के साथ मेरा संबंध कैसा है, संरक्त। मेरे फूफा के साथ मेरा संबंध संरक्त नहीं है। ये मेरी मौसी है, ये मेरे मौसा है, ये मेरे जीजा है, ये मेरी साली है, ये मेरे ससुर है, मेरी सास है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन। सो व्हाट इज द डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग द किनशिप? देयर इज नो डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग द किनशिप। को एक्सप्लेन करने में, समझने में, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत आसान, सरल से। हाँ, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स, जब ये सब आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, देन इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। सोशल रिलेशन एक
जटिल संबंधों का जाल है। सोशल रिलेशन जटिल संबंधों का जाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नातेदारी व्यवस्था सरल समाजों की अपेक्षा जटिल समाजों में अधिक भिन्नता रखती है। ठीक है, नातेदारी व्यवस्था यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक रूप से व्यवस्था विद्यमान है, सर्वत्र समाजों में व्यवस्था रही है तथा आज भी यह विद्यमान। हाँ, नाम बदल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि पति के भाई को देवर ही कहा जाए हर जगह पत्नी के द्वारा, या पत्नी की बहन को साली ही कहा जाए हर जगह, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको किनशिप जो है ना, जो किनशिप है, ये जो रिलेशन है, जो रिलेटिव्स हैं, ये हर जगह मिलेगा आपको। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। द किनशिप सिस्टम इज यूनिवर्सल एंड हैज एग्जिस्टेड इन ऑल सोसाइटीज एंड कंटिन्यूअस टू एग्जिस्ट टुडे ऑल्सो, आज भी मौजूद है ये। दूसरा आप देखो, नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ये क्या करती है ना, सोसाइटी को यूनाइट करती है। नातेदारी जो है समाज के लोगों को जोड़कर रखती है। ये एक प्रकार से एकजुटता को प्रदर्शित करती है। और साथ ही साथ यदि एक और मैं एंगल इसमें शामिल कर लूं, तो ये जो नातेदारी है या जो सामाजिक संबंध है, ये सामाजिक अंतःक्रिया में सहायक। किसमें सहायक है? ये सामाजिक अंतःक्रिया में भी सहायक है नातेदारी। डन, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, क्लियर बात? आगे बढ़े। नातेदारी के प्रकार मैंने आपको पहले बताया, एक तो रक्त संबंधी नातेदारी है, ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी है, विवाह संबंधी नातेदारी है। दो ही प्रकार है मेजरली नातेदारी के, आपको दो प्रमुख प्रकार मिलेंगे। मैंने कहा कि दो प्रकार है नातेदारी के प्रकार, अगर देखोगे आप, दो प्रकार है। ठीक, वही जो बताता चला रहा हूं मैं आपको, ब्लड एंड मैरिज। ठीक है, ब्लड एंड मैरिज, रक्त ब्लड रिलेटेड किनशिप, जन्म लेते ही परिवार के सदस्य के रूप में, जन्म लेते ही परिवार के सदस्य के रूप में व्यक्ति अनेक संबंधियों से जुड़ जाता है। A person becomes connected to various relatives as a family member immediately after the birth. जैसे माता पिता, बहन इत्यादि। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चे का जन्म हुआ, कोई बच्चे का जन्म हुआ, ठीक, जन्म लेते ही इसको क्या मिल गए? मदर फादर। इसको क्या मिल गए? ब्रदर सिस्टर। इसको क्या मिल गया? जन्म लेते ही क्या क्या मिल गया इसको? ग्रैंड पेरेंट्स मिल गए। अब थोड़ा सा हिंदू समाज में अगर आ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम भारतीय समाज में, तो इसको तुरंत फिर जो है जन्म लेते ही इसको ब्रदर सिस्टर मिल जाते हैं, मदर फादर मिल जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मिल जाते हैं, या फिर हो सकता है उसको चाचा या चाची भी मिल जाए, या हो सकता है उसको मामा मामी भी मिल सकते हैं, उसको बुआ और फूफा भी मिल सकते हैं। ठीक, क्लियर बात क्या?
तो उसको मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये सब लोग मिल सकते हैं उसको। मतलब ये ऑप्शनल है कि ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चाची चाचा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। मान लो किसी लड़के का जिसको बच्चा पैदा हो, उसको कोई भाई नहीं है, तो किस कहाँ चाचा मिल जाएगा उसको, है ना। बट ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है कि उसको भाई ब्रदर सिस्टर मिल जाएंगे, मदर फादर मिल जाएंगे और ग्रैंड पेरेंट। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अजीवित नहीं है, अजीवित नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, मैं एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। रक्त संबंधी नातेदारी में गोद लेने वाले बच्चों को भी शामिल किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। रक्त लेने वाले संबंध नातेदारी में गोद लेने वाले बच्चों को भी, एक बार इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा गया उन्होंने कि भाई कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड इंटरव्यू नहीं था, एक दूसरा इंटरव्यू था, ठीक है, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो एक बार मुझसे पूछा गया कि बताओ ये जो किनशिप है, ऐसी बात हो रही थी, परिवार की, फैमिली की किनशिप की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बताओ व्हाट अबाउट द अडॉप्टेड चाइल्ड, व्हाट अबाउट द अडॉप्ट, क्या अडॉप्टेड चाइल्ड को हम समरक्त संबंधों में कंसीडर करेंगे? आई सेड यस, क्योंकि अब उसको वैवाहिक संबंधों में तो डाल ही नहीं सकते। एंड वी हैव ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ किनशिप, हमारे पास किनशिप की केवल 2 ही कैटेगरी है, एक तो ब्लड वाली है और दूसरी आपके पास मैरिज वाली है। तो गोद लिया हुआ बच्चा मैरिज की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कहा सर उसको डेफिनेटली हम शामिल करेंगे ब्लड रिलेशन में। निश्चित रूप से वो जैविक उत्पत्ति नहीं है, या निश्चित रूप से माँ बाप या उस संतान की जो आया है घर में, जैविक रूप से प्रजनन कार्य के माध्यम से नहीं आया, लेकिन है तो वो माता पिता ही उस बच्चे के, ठीक है, या भाई बहन का रिश्ता ही है, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ब्लड रिलेटेड किनशिप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विवाह संबंधी नातेदारी में माता पिता के संबंधियों के अतिरिक्त विवाह करने के पश्चात पुरुष और स्त्री ससुराल के रिश्ते नातेदारों से जुड़ जाते हैं। पुरुष और स्त्री ससुराल के रिश्ते नातेदारों से जुड़े। इन एडिशन टू द रिलेटिव्स ऑफ द पेरेंट्स आफ्टर मैरिज, बोथ मेन एंड विमेन बिकम द कनेक्टेड टू देयर इन लॉज। क्या लिखा है अंग्रेजी में? वर्ड आपको इन लॉज ही मिलेगा हमेशा, इन लॉज, बिकॉज नाउ दे आर कनेक्टेड बाय द लॉज। सास ससुर, देवर जेठ, ननंद भाभी, जीजा साली इत्यादि विवाह संबंधी नातेदारी में तो आते हैं। रिलेशंस लाइक दोज हु मदर इन लॉज, फादर इन लॉ, ये सब उसमें आएगा, उसी में आएगा, ठीक है ना। नातेदारी की श्रेणियां बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 श्रेणियां नातेदारी की, ध्यान सुनिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। पारस्परिक और किसके आधार पर? है निकटता के आधार पर। भाई एक बात बताओ, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स का मेरे साथ नातेदारी है? एंड आंसर इज यस। आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का मेरे साथ रिलेशन तो है ही, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट का मेरे साथ भी किनशिप है। लेकिन ऐसी जो किनशिप होती है उसको हम निकटता और संपर्कता के आधार पर, निकटता, संपर्कता, घनिष्ठता के आधार पर नातेदारी को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। अब वो जो 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, प्राथमिक नातेदारी, वे नातेदार जो कि संपर्क और घनिष्ठता में प्रत्यक्ष एक दूसरे से संबंधित है। These are the kinship directly related in contact and intimacy. पति पत्नी, husband wife, father son and daughter, mother son and daughter, brothers and sisters, brothers and brothers, sisters and sisters, प्राथमिक संबंधों के नातेदार होते हैं। प्राथमिक संबंधों के नाते। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द प्राइमरी रिलेशन लाइक हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर एटसेट्रा। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ रही है? बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? बताएं जल्दी से, बोलिए। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक नातेदारी देखिए। द्वितीयक नातेदारी में प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। अब समझिएगा, द्वितीयक नातेदारों में प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। सेकेंडरी किन आर द प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ प्राइमरी किन। प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ प्राइमरी किन, जैसे बहन का जो पति है ना, बहन का
पति बहन का प्राथमिक संबंधी है। अरे अभी क्या बताया, पति पत्नी कैसे संबंधी है यार, पति पत्नी तो प्राथमिक संबंधी है ना, प्राइमरी किनशिप है। लेकिन मेरे पति का जो मेरे बहन का जो पति है वो मेरा प्राइमरी किनशिप नहीं है, वो मेरा सेकेंडरी किनशिप है। क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, द्वितीयक नातेदारों में वो लोग आते हैं प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी। माई सिस्टर इज माई प्राइमरी किन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, जैसे मैंने कहा कि जो मेरी सिस्टर है, माई सिस्टर इज माई प्राइमरी किन। माई सिस्टर्स हस्बैंड, माई सिस्टर्स हस्बैंड, सर दे बोथ आर द प्राइमरी किन। अगेन इसको भी क्या बोलोगे, क्योंकि मैंने अभी कहा हस्बैंड वाइफ आर प्राइमरी किन, बट मैं इधर बात कर रहा हूं कि ब्रदर, ठीक है, दे बोथ आर प्राइमरी किन, बट माई सिस्टर्स हस्बैंड एंड मी, माई सिस्टर्स हस्बैंड एंड मी, माई सिस्टर्स हस्बैंड एंड मी, they both are, we both are the secondary kin। हम कैसे किन है, ये सेकेंडरी किन कहलाएगा, ठीक है ना। माई सिस्टर्स हस्बैंड एंड मी बोथ आर सेकेंडरी किन, सो कॉल्ड रिलेशन कॉल्ड जीजा साला संबंध, ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टर्शरी किन की बात करोगे, ध्यान समझिएगा, एक तो ये बताया बहन के भाई के लिए विवाह द्वितीयक नातेदार है, इसी प्रकार चाचा पिता का प्राथमिक संबंधी है, भतीजे का वह द्वितीयक संबंधी है। चाचा भतीजा द्वितीयक, बट लेकिन चाचा जो है ना वो मेरे पिता के तो रियल ब्रदर है या कजन ब्रदर है, जो भी है, उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा, ब्रदर एंड ब्रदर प्राइमरी किन, लेकिन ब्रदर एंड जो नेफ्यू है उनके बीच में जो संबंध है वो सेकेंडरी किन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं आपको टर्शरी किन की बात करूं तो नातेदार में द्वितीय किन के नातेदार का प्राथमिक संबंधी आता है। टर्शरी किन आर द प्राइमरी रिलेटिव, ध्यान रखिए, प्राइमरी रिलेटिव ऑफ सेकेंडरी किन। लेट्स से जीजा की बहन का पति या पत्नी के भाई की बहन तृतीय प्रकार के नातेदारों की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ द ब्रदर इन लॉ और द सिस्टर ऑफ द वाइफ्स ब्रदर फॉल अंडर द टर्शरी, ये तीसरी कैटेगरी हो गई। डेफिनेशन में क्लियर है ना, डेफिनेशन में सर क्या क्लियर है, टर्शरी किन आर द प्राइमरी रिलेटिव्स, टर्शरी किन वो प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ द सेकेंडरी किन, ठीक है ना। सेकेंडरी किन के प्राइमरी रिलेटिव, सेकेंडरी किन के प्राइमरी रिलेटिव, सर सेकेंडरी किन के प्राइमरी रिलेटिव्स, ये सेकेंडरी किन है, ठीक है, इनके जो रिलेटिव होंगे, समझिएगा, सेकेंडरी किन के इनके जो प्राइमरी रिलेटिव होंगे वो इस थर्ड कैटेगरी में आएंगे, समझ गए ना बात, वो इस थर्ड कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखिएगा, थर्ड कैटेगरी में आएंगे। क्या, जैसे मैंने कहा जीजा की बहन का जो पति है या पत्नी के भाई की बहन तृतीय प्रकार के नातेदारों के, पत्नी के भाई की बहन तृतीय प्रकार की किनशिप आएगी। तो इस रिलेशनशिप को आप हमेशा याद रखिएगा, ये फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग करेगा कैटेगरीज ऑफ किनशिप। यहां तक बात मुझे लग रहा है आप लोगों को एकदम क्लियर होगी। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं नातेदारी में क्षेत्रीय अंतर, व्हाट इज द रीजनल डिफरेंसेस इन किनशिप। मैंने आपको बताया था नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, हर जगह नियमों की स्पष्टता है। तो नातेदारी व्यवस्था 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नॉर्थ इंडियन किनशिप देख लीजिए आप, पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था लगभग उत्तर भारत जैसी है। जैसे परिवार पितृवंशीय पितृसत्तात्मक होते, फैमिली इज पेरेंटल और द पैट्रियार्कल। स्थिति पहचान संपत्ति का हस्तांतरण पुरुष की दिशा में ही होता है, ठीक है जी। पुत्र वधु व पुत्री की भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर, पुत्र वधु और पुत्री की भूमिका में देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रोल्स ऑफ डॉटर इन लॉ एंड डॉटर। नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, संपत्ति लड़के के पास ही जाएगी, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, गॉट इट।
साउथ इंडिया में भी नंबूदिरी जो ब्राह्मण्स हैं, स्पेशली नंबूदिरी ब्राह्मण्स जो आपको केरल में मिलेंगे, स्थानीय पितृवंशी परंपरा है। नायर जो है, नायर सुना होगा आपने, इनमें मैट्रियार्कल परंपरा है। विवाह कुछ निकट संबंधियों में भी हो जाते हैं, लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया में निकट संबंधियों में विवाह नहीं होते। लेकिन अब आपको मैं ईस्ट इंडिया की बात करूं, अच्छा एक और देख लें आप जरा, नातेदारों के बीच में विशेष अवसरों पर उपहारों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा होता है। साउथ इंडिया में बहुत चलता है गिफ्ट का लेन देन, ज्वेलरी का लेन देन साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है। विवाह, निकटतम संबंधियों के बीच में विवाह निषेध है। पितृवंशीय परंपरा विद्यमान है। पुत्रवधू और पुत्री की भूमिका में स्पष्ट अंतर, क्लियर डिफरेंस है। ठीक है, जीजा, इसके तहत साली विवाह, अधिमान्य वर्ण प्रमुख है। पैट्रियार्कल साली मैरिज एंड द अधिमान्य वर्ण मैरिज कास्ट आर द प्रोमिनेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया में, अगर आप देखें ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत में आपको नातेदारी व्यवस्था कैसे दिखाई देती है? सर जो पूर्वी भारत है, खासकर चूंकि यहां पर हम बात करें तो यहां पर ट्राइब्स हैं, अरुणाचल में, मेघालय में, मिजोरम में, है ना, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में ट्राइब्स हैं यहां पर। तो यहां पर आपको मैट्रियार्कल सोसाइटी ज्यादा दिखाई देगी, बिकॉज जो ट्राइब्स है ना उसमें मात्र सत्तात्मकता आपको दिखाई देती है। सबसे छोटी लड़की संपत्ति का उत्तराधिकारी, सबसे छोटी लड़की, कनिष्ठाधिकार जिसको बोलते हैं, कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा, तथा वह अपने पति के साथ मां के घर पर रहती, अपने पति के साथ मां के घर पर रहती है, पति के साथ उसके घर पर नहीं जाती। ठीक है जी, बाकी लड़कियां पति के घर पर रहती हैं। जो सबसे छोटी होगी संपत्ति पर उसका अधिकार, पति के घर नहीं जाएगी, शादी के बाद पत्नी के घर ही रहेगी, सॉरी पति के, हाँ अपनी मां के घर ही रहेगी, पति के घर नहीं जाएगी शादी के बाद। क्लियर है बात यहां तक? बताइए जल्दी से, फटाफट से। डन, क्लियर? तो इन दिस ट्राइब द यंगेस्ट डॉटर inherit the property, junior right, and she lives with her mother's family along with her husband. The other daughters live with their husband. तो बाकी जो बड़ी लड़कियां सब हस्बैंड के साथ रहेंगी, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, गारो जनजाति में जो घर होते हैं उसको हम कहते हैं नोक कहा जाता है। जो लड़की उत्तराधिकारी नहीं बनती है वह नोकमा कहलाती है। जो संपत्ति का जो उत्तराधिकारी बनती है वो क्या कहलाती है सर? वो नोकमा कहलाती है। ठीक है, यह अपने पितृवंश में विवाह करती हैं, उसके पति को नोकरम कहा जाता है। ठीक है, ससुर की मृत्यु के बाद नोक का स्वामी नोकरम बन जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर इन लॉ, नोकमाज हस्बैंड बिकम द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक, नोक कहते हैं उस घर को, नोकमा कहते हैं लड़की जो उत्तराधिकारी, सबसे छोटी लड़की जो उत्तराधिकारी बननी है उसके पति को नोकरम कहते हैं। नोक घर है, नोकमा लड़की है, नोकरम उस लड़की का पति है। ससुर की जब मृत्यु हो जाती है तो हु इज द हाउस होल्ड, जो नोकरम है वो हाउस होल्ड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है कि व्हाट इज द, यहां से क्वेश्चन आपसे 7 मार्कर में पूछा जा सकता है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, नातेदारी की जो श्रेणियां मैंने आपको यहां पर बताई, ये यहां से मैंने आपको कहा, यहां से एमपीपीएससी में आपसे, मैं आपको लास्ट में भी क्वेश्चन भी बताऊंगा, को 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके बाद व्हाट इज द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप। तो संबंधों एवं संपत्ति के निर्धारण में सहायक, हेल्प इन डिटरमाइन द रिलेशनशिप, संबंध और संपत्ति के निर्धारण में सहायक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है, सामाजिक स्थिति का निर्धारण हो सकता है। यहां से भी आपसे ना 7 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप भाई नातेदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए, ऐसा प्रश्न आपसे फ्रेम किया जा सकता है। बोलिए कोई समस्या यहां तक? ठीक है, सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाना, सामाजिक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण में सहायक है, ये महत्व है और ये आप अपने तरीके से भी इसको कवर कर सकते हैं। बोलिए कोई समस्या किसी प्रकार की?
ठीक है। नेक्स्ट इधर आप देख लो, लास्ट में वंश उत्तराधिकार पदाधिकार का निर्धारण हो जाए। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि जो खासी जो जनजाति है उसमें जो नौकरम है वो बन जाता है हाउस होल्ड ऑफ द फैमिली, ऑब्वियसली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इन लॉ के डेथ के बाद वो हाउस होल्ड बन जाता है। आर्थिक हितों की सुरक्षा हो सकती है, सिक्योर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसको किस संपत्ति कितनी मिलनी है, किसके पास संपत्ति जाएगी, क्लियर रहता है मसला। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल होती हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, फॉर्म द बेसिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, ये आप बता सकते हैं दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, क्या, किनशिप। अब इस किनशिप वाले टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। सर सबसे पहले अगर हम अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो सगोत्रता से क्या आशा है, 2 मार्कर। परिहार संबंध क्या है, परिहास क्या है, नातेदारी की विशेषताएं बताइए, पारस्परिक संपर्क निकटता घनिष्ठता के आधार पर नातेदारी की श्रेणियां, मैं भी बताया 3 प्रकार की श्रेणियां, नातेदारी के प्रकार 2 ही प्रकार हैं, दोनों प्रकार बताने हैं आपको, नातेदारी के सामाजिक प्रकारों, व्हाट आर द सोशल फंक्शंस ऑफ द, भाई आप जो सामाजिक महत्व है ना वो बता देंगे आप, परिभाषित कीजिए और महत्व बताइए। तो अब ये 10 नंबर में क्वेश्चन है, ये वाला भी 10 नंबर में है। तो पहले इंट्रो दीजिए, उसको फिर डिफाइन कीजिए और फिर उसके बाद लास्ट में उसका आप इंपॉर्टेंस जरूर बता दीजिए, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन यहां पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं। बताइए यहां तक आपको समझने में पढ़ने में कोई दिक्कत तकलीफ समस्या हुई हो तो। अब दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए, आपको इस पूरी कंप्लीट क्लास की अगर आप पीडीएफ चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है वैभव शिवहरे ऑफिशियल, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए वैभव शिवहरे ऑफिशियल, वहां आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है जी। चलो इसीलिए सोशियोलॉजी का आप कौन सा टॉपिक मेरे साथ आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे करके सोशियोलॉजी के कई टॉपिक्स मैं आपको धीरे धीरे कवर कराऊंगा। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक को पढ़ने में आपकी रुचि है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।